गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजुवर्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार इन तीनों में क्या क्या असमानताएं होती है, मतलब इनके बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हमने किया था। अब आज की क्लास में हम लोग एकाधिकार के प्रकार जानेंगे, मतलब हम जानेंगे कि एकाधिकार क्यों उत्पन्न होता है और एकाधिकार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है कि एकाधिकार कितने प्रकार का होता है या एकाधिकार उत्पन्न होने के क्या कारण है। मतलब यह है कि हमको एकाधिकार के प्रकार आए या एकाधिकार के उत्पन्न होने के कारण आए, दोनों में हमें वही आंसर लिखना है जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन हमसे दो तरीके से पूछेंगे, आंसर हमारा एक ही रहेगा। ठीक है, हम इसको प्रकार जैसे रहेंगे, हालांकि कारण जैसा भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलो, तो सबसे पहले हम एकाधिकार के प्रकार की बात करें तो एकाधिकार टोटल होंगे 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम चारों को एक साथ रख लेते हैं। देखो, सबसे पहला है प्राकृतिक एकाधिकार या एकाधिकार के उत्पन्न होने के प्राकृतिक कारण। दूसरा है सार्वजनिक एकाधिकार, यानी एकाधिकार उत्पन्न होने के सार्वजनिक कारण। तीसरा है हमारा कौन सा, वैधानिक एकाधिकार या वैधानिक कारण। और चौथे नंबर पे है एकीकृत एकाधिकार। ये 4 हमको एकाधिकार देखने हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम चारों को समझते हैं। कारण आए तो आप एकाधिकार की जगह कारण लिख देना, मतलब जैसे जो सबसे फर्स्ट नंबर लिखा ना प्राकृतिक एकाधिकार, तो आप लिख देना प्राकृतिक कारण। तो क्वेश्चन देखना, अगर क्वेश्चन आए एकाधिकार के प्रकार बताइए तो आप लिखना प्राकृतिक एकाधिकार, सार्वजनिक एकाधिकार, वैधानिक एकाधिकार और एकीकृत एकाधिकार। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए क्या, एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण बताइए, तो आप क्या लिखोगे, प्राकृतिक कारण, सार्वजनिक कारण, वैधानिक कारण और एकीकृत कारण। समझ गए आप? ठीक है, फिर अंदर हम वही लिखेंगे जो अभी मैं लिखने वाला हूं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक एकाधिकार। अब देखो, नाम में ही लगा है प्राकृतिक एकाधिकार, मतलब ऐसा एकाधिकार जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो, उसे हम बोल देंगे प्राकृतिक एकाधिकार। अब प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस एकाधिकार को पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक रूप से वो ऑटोमेटिक हमको एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए भारत में सोना निकला, जमीन से भारत में सोना निकला, तो उस सोने पर कौन से देश का अधिकार होगा, जाहिर सी बात है भारत का अधिकार होगा। क्यों, क्योंकि वो भारत की धरती पर निकला। अब भारत की धरती में कैसे निकला, भारत ने तो गड़ाया नहीं, वो तो नेचुरली आया। तो लोहा, सोना जो भी निकल रहा है धरती पर, तो वो जिस देश की धरती पर निकला उस देश का उस पर एकाधिकार हो जाएगा। और ये क्यों निकला, उसके प्राकृतिक कारण है। भाई प्राकृतिक रूप से वो धरती उस जगह की वैसी रही होगी कि वहां पर वो सोना निकल रहा है, कहीं पर कोयला निकलता है, कहीं पर पेट्रोल निकलता है। जैसे हुआ ना ईरान इराक वगैरह, वहां जमीन से पानी से ज्यादा तो पेट्रोल निकलता है। तो इसका मतलब उस पेट्रोल पर किसका एकाधिकार होगा, ईरान इराक का, उन देशों का एकाधिकार होगा, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो जमीन उनकी है। ठीक है, तो इसमें हम उदाहरण में क्या लिखेंगे, तो उदाहरण में जो आपकी बुक्स है ज्यादातर शिवलाल वो फॉलो करते हैं, हम वो लिखेंगे जैसे बांग्लादेश में जूट पर एकाधिकार। ये जूट क्या होता है, जूट पता है ना, रस्सी को बोलते हैं, जो रस्सियां होती है उसको जूट बोलते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वहां का एरिया ऐसा है जिस वजह से वहां जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो अगर जूट का उत्पादन उस एरिया में हो रहा है और वो एरिया बांग्लादेश का है, तो हम बोलेंगे जूट पर, जूट का जितना भी उत्पादन हुआ उस पर किसका एकाधिकार है, बांग्लादेश का एकाधिकार है। अच्छा, मैंने सर यही क्यों लिखा एग्जांपल में, क्योंकि आपकी बुक्स ये एग्जांपल में लिखती है, और अगर आपकी बुक्स में बांग्लादेश का जूट पर एकाधिकार लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्टिव सही जोड़ी सही गलत किसी तरह से हमसे बांग्लादेश का जूट पर एकाधिकारी पूछ लेगा, इसलिए हम जो बुक में रहता है उसी को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं। समझ गए आप इस चीज को? ठीक, तो प्राकृतिक एकाधिकार में लिख लोगे, मतलब प्राकृतिक कारणों से जिसका एकाधिकार बन जाए वो होगा हमारा प्राकृतिक एकाधिकार, उस पर बांग्लादेश के अलावा और किसी का हक नहीं होगा। भारत में कोयला निकला तो भारत का उस कोयले पर एकाधिकार होगा, यानी भारत के अलावा कोई ये नहीं बोल सकता ये कोयला तो मैंने गड़ाया था, अमेरिका वाले ने आके बोल दिया ये कोयला तो मैंने गड़ाया था, मेरा हुआ ना, भारत में निकला, भारत का हुआ। समझ गए? तो प्राकृतिक कारण से एकाधिकार। दूसरे नंबर का लिखा है सार्वजनिक एकाधिकार। अब इसका मतलब सार्वजनिक यानी कौन आ जाएगा, सरकार।
तो सरकार क्या करेगी भाई कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो जनता की, समाज की भलाई के लिए स्थापित किए जाते हैं और उसमें गड़बड़ी ना हो, इसलिए सरकार ऐसे उद्योगों को अपने नियंत्रण में कर लेती है। सरकार बोलती है कि ये उद्योग तो केवल मैं चलाऊंगी और कोई इस उद्योग में नहीं आएगा। तो ऐसे उद्योगों पर जो सरकार का एकाधिकार होता है तो उसे हम बोलते हैं सार्वजनिक एकाधिकार। एक बार फिर से क्या कहा मैंने कि अगर सरकार कुछ उद्योगों पर अपना नियंत्रण इस वजह से कर लेती है ताकि जनता की भलाई हो सके, कोई जनता के साथ अन्याय ना कर दे, तो सरकार उन उद्योगों पर अपना एकाधिकार रख लेती है। सरकार बोलती है कि ये उद्योग केवल मैं चलाऊंगी, कोई दूसरा आके इन उद्योगों में, कोई दूसरा इस उद्योगों में नहीं आएगा। इसलिए ऐसे एकाधिकार को हम क्या बोलेंगे? सार्वजनिक एकाधिकार बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा पोस्ट ऑफिस, एग्जाम्पल के लिए हमारा रेलवे। अगर आप पोस्ट ऑफिस देखो तो जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं सारे सरकारी हैं, क्योंकि सरकार ने उस पर एकाधिकार करके रखा। यानी सरकार बोल रही पोस्ट ऑफिस केवल मेरे रहेंगे, कोई भी प्राइवेटली पोस्ट ऑफिस नहीं चला सकता है। कुरियर वगैरह चलते हैं, जैसे आपने मधुर कुरियर देखा हो, फर्स्ट प्राइस देखा हो, ब्लू डार्ट देखा हो, ये कुरियर सेवा अलग चलती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट, ये केवल पोस्ट ऑफिस सरकार के हो सकते हैं और किसी प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी के नहीं हो सकते। इसके अलावा रेलवे तो एक एग्जाम्पल है ही हमारा, जिसमें किसका एकाधिकार होता है? सरकार का। यानी सरकार बोलती है रेलवे केवल मैं चलाऊंगी, मेरे अलावा कोई भी पटरी या ट्रैक बिछा के रेलगाड़ी अपनी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि सरकार को ये लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर हम प्राइवेट कर दें तो लूट मारी मच सकती है। यानी देखो भाई, ट्रेनें ज्यादा दूर तक जाती है तो उसके लिए लोग, हो सकता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती तो वो ज्यादा फीस या ज्यादा टिकट के पैसे लेती। इसलिए सरकार ने कहा नहीं, इस पर तो मेरा कंट्रोल है, ये जनता की भलाई से रिलेटेड है, इसलिए ये केवल मेरे द्वारा चलाए जाएंगे। तो इन उद्योगों पर सरकार ने अपना पूरा नियंत्रण लेके रखा है, तो ऐसे उद्योगों का हम क्या बोलेंगे? सार्वजनिक एकाधिकार बोलेंगे। समझ गए? तो उदाहरण में हम क्या लिख देंगे? पोस्ट ऑफिस और ये ट्रेन या रेलवे डिपार्टमेंट। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं वैधानिक एकाधिकार। अब वैधानिक एकाधिकार क्या होता है? तो देखो, वैधानिक यानी विधान, विधान से बना है शब्द वैधानिक, और विधान का मतलब होता है कानून। समझे? कानून तो समझते हो ना? तो विधान यानी कानून, तो वैधानिक एकाधिकार यानी कानूनी एकाधिकार। तो जब कोई व्यक्ति सरकार से किसी कानून के तहत ये अधिकार लेता है कि साहब मेरे अलावा इस वस्तु का कोई ना तो उत्पादन करेगा ना विक्रय करेगा, तो ऐसे एक अधिकार को हम बोलते हैं वैधानिक या कानूनी एकाधिकार। क्या कहा मैंने कि मान लो अगर मैं कोई ऐसी वस्तु बनाता हूं जो मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा कोई ना बेचे, मेरे अलावा इस प्रकार की वस्तु या चित्र कुछ भी होते हैं कोई उपयोग ना करे, केवल मैं बनाऊंगा, मैं उपयोग करूंगा, मुझे लगेगा तो मैं बेचूंगा, नहीं लगेगा मैं नहीं बेचूंगा। तो ऐसा अगर मैं अधिकार ले लूं सरकार से कानूनी रूप से, रिश्वत देके नहीं, कानूनी रूप से प्रॉपर लिखा पढ़ी करके, तो ऐसे अधिकार को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे वैधानिक एकाधिकार। एग्जाम्पल में जैसे होता है पेटेंट या ट्रेडमार्क। अब ये पेटेंट या ट्रेडमार्क क्या होता है तो ये आप अकाउंटेंसी में भी सुनेंगे, पर मैं फिलहाल बता देता हूं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ मैं दो सिंबल ले रहा हूं, देखो दो चिन्ह लिए, एक लिया मैंने एप्पल का, दूसरा लिया मैंने ये गोला। ये गोला पता है काय का है? काय का सिंबल है? कहां देखा इसको बताओ? ये जो सिंबल दिख रहा है ये कहां देखा, याद आ रहा है क्या? ये आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक में। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चिन्ह है जिसे हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क समझते हो? दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रेड मार्क। ट्रेड मतलब व्यापार, मार्क मतलब होता है चिन्ह, मतलब व्यापार चिन्ह। तो ये व्यापार के चिन्ह है। एप्पल कंपनी का ये एप्पल कटा हुआ, थोड़ा सा खाया हुआ, और दूसरा ये एसबीआई कंपनी का लोगो, जिसे हम लोगो बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, है ना? तो ये कैसे, इसका मतलब ये है कि एप्पल कंपनी के अलावा इस चिन्ह का कोई उपयोग नहीं कर सकता, एसबीआई बैंक के अलावा इस चिन्ह का कोई उपयोग नहीं कर सकता। तो ये चिन्ह कैसे आ गए इनके पास? क्यों कोई उपयोग नहीं कर सकता? क्योंकि एसबीआई ने और एप्पल कंपनी ने इन चिन्हों को कानूनी रूप से अपने अधिकार में लेके रखा है। यानी कानून से परमिशन लेके रखी है कि साहब ये चिन्ह हमने बनाया है, अब हमारे अलावा इस चिन्ह का व्यापार में कोई और उपयोग नहीं करेगा। तो ऐसे एकाधिकार को हमने क्या बोला? ऐसे इसके एकाधिकार को हमने बोला वैधानिक एकाधिकार। ठीक है? तो ये चिन्ह नहीं बना के आना, बस यहाँ पे लिख देना क्या? पेटेंट या ट्रेडमार्क। ठीक है? दोनों एक ही मतलब होते हैं यहाँ पर।
और वैसे भी अलग अलग भी होते हैं थोड़े, तो वो हमको डिस्कस करना भी नहीं। हालांकि फर्क होता है, पेटेंट और ट्रेडमार्क दोनों में फर्क होता है, लेकिन हमारे यहाँ काम का नहीं है। हम दोनों को एक जैसा मान लो कि हमने इसका पेटेंट अधिकार लेके रखा है या हमने इसका क्या लेके रखा है, ट्रेडमार्क वाला एक अधिकार लेके रखा है। हमारे अलावा इन चीजों का कोई उपयोग नहीं करेगा। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का बचा है वो है एकीकृत कारण या एकीकृत एकाधिकार। अब एकीकृत का मतलब क्या होता है? एकीकृत का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का मिलकर एक हो जाना। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं एकीकृत एकाधिकार या एकीकृत कारण। यानी जब दो कंपनियां या दो फर्में या दो उत्पादक या दो विक्रेता मिलकर एक हो जाएं और एक मिलकर वस्तु को बेचने लगें तो उसे हम बोलते हैं एकीकृत एकाधिकार। अब क्यों हो जाते हैं ये? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर दोनों मिलकर अलग अलग बेचेंगे तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी, दोनों एक दूसरे को गला काट प्रतियोगिता करेंगे, जिसका फायदा किसको होगा? ग्राहक को होगा। इसलिए दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? एक बन जाते हैं। अब दोनों मिलके एक बन गए तो दोनों जो चाहे वो प्राइस रखेंगे, क्योंकि जनता फिर इन्हीं का प्रोडक्ट तो खरीदने वाली है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जैसे वोडाफोन और आइडिया। पता है आपको, वोडाफोन और आइडिया दो कंपनियां हैं जो मिलके अब एक बन गई है, वोडा आइडिया। ये नई कंपनी बन चुकी है, यानी आइडिया भी खत्म हो गई, वोडाफोन भी खत्म हो गई और दोनों मिलके एक नई कंपनी बन गई जिसका नाम है वोडा आइडिया। ये बात अलग है कि जब हम मोबाइल में चलाते हैं तो उनकी सिम अलग अलग नाम से मिलती है, लेकिन कानूनी रूप से ये अब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों मिलके एक फर्म हो गई है। समझ गए? तो ये दोनों एक क्यों हुई? क्योंकि जब जियो आया तो इन दोनों का जीना हराम हो गया। इन दोनों के बस का नहीं था कि ये अपना बचाव कर सकें, तो दोनों को बचने के लिए दोनों ने क्या कहा कि चलो भाई अपन मिलके काम करते हैं। जियो के दो दुश्मन है तो दुश्मन दुश्मन आपस में दोस्त हो गए, तो दोनों मिलके काम करने लगे, प्रतियोगिता कम हुई, दोनों को फायदा हुआ और आज दोनों कंपनी जिंदा है। नहीं तो एक समय ये आ गया था, देखो वोडाफोन बाहर की कंपनी है, आइडिया इंडिया की कंपनी है, तो पता लगा वोडाफोन देश छोड़ के चली जाती, आइडिया खत्म कर देती अपना बिजनेस, लेकिन दोनों बच गए क्योंकि दोनों मिलके एक आ गए, तो दोनों की पूंजी मिल गई, दोनों बड़ी कंपनी बन गई और अब इस लायक है कि अपना बिजनेस चला पा रही हैं। तो दोनों मिलके एकाधिकार बनाया, तो ऐसे एकाधिकार को हम क्या बोलते हैं? एकीकृत एकाधिकार। जैसे एसीसी सीमेंट है ना, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ये भी एक एग्जांपल है काय का आपका, क्योंकि दो सीमेंट कंपनी मिलके बन गई और दोनों कंपनी मिलके एक बन गई तो नाम क्या पड़ गया? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। ये एग्जांपल है आपके काय के एकीकृत एकाधिकार के। तो क्या बताया हम इसमें, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जब जो विक्रेता है या जो फर्में अपनी प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए आपस में मिलके एक हो जाती हैं और एक होने के बाद जो व्यापार करती हैं, तो इस तरह के अधिकार को या इस तरह के व्यापार को हम क्या बोलते हैं? एकीकृत एकाधिकार बोलते हैं। उदाहरण में हम लिखेंगे वोडा आइडिया कंपनी, या हम लिखेंगे एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी भारत की। ये जो है क्या है? हमारे एकीकृत एकाधिकार का उदाहरण है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने क्या जाना कि एकाधिकार के, सॉरी नहीं तो को लगे क्या हकला गया सर, तो इतने दिन बाद क्लास ले रहा, शायद हकला गया होगा। एकाधिकार के हम प्रकार बोले या एकाधिकार के उत्पन्न होने के कारण बोले, हमको यही 4 पॉइंट लिख के आना है। 4 नंबर से ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर है क्या भाई आपको बात? अगर ये हमारा क्लियर है तो अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है एकाधिकार में कीमत या मूल्य निर्धारण। ठीक है, और बहुत सिंपल है और आईएमपी भी नहीं है, सिंपल भी है और आईएमपी भी नहीं है। और बल्कि मैं तो बताऊं, अगर आपने अपूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार पढ़ा है तो उसको पूरा का पूरा फोटो कॉपी कर देना, बस जहां जहां अपूर्ण प्रतियोगिता है वहां वहां एकाधिकार लगा देना, आपका एकाधिकार में कीमत या मूल्य निर्धारण बन जाएगा। फिर भी हमने पढ़ा है तो हमको तो पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम वापस यहाँ पे हो जाते हैं। ये वही चित्र बनाते हैं। चित्र में आप देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर आपको क्या दिख रहा है? एक्स अक्ष पर हमको दिख रहा है उत्पादन या विक्रय की मात्रा, वाई अक्ष पर हमको दिखेगा एक सीमांत लागत और कुल लागत। दोनों का मैं वक्र बना देता हूँ। सीमांत लागत गिरता हुआ बाएं से दाएं ऋणात्मक भी हो जाता है, और अगर हम सॉरी कुल लागत नहीं, सीमांत लागत, तो गिरता हुआ जो वक्र बन रहा है वो क्या है? सीमांत लागत। और जो ऐसा कौन से नाइकी के शेप में, नाइकी की स्टाइल में जो कर्व बनता है, जो वक्र बनता है, उसे हमने क्या बोला है? सीमांत लागत। तो दो वक्र बने, दोनों वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं वहीं पर क्या हो जाता है?
जो एकाधिकार है उसमें कीमत का निर्धारण हो जाता है और इसी को उत्पादक या फर्म का संतुलन भी बोलते हैं। यही चीज आपने अपूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ के आई थी और हमने उत्पादक के संतुलन में भी अपूर्ण प्रतियोगिता में इस तरह का वक्र देखा था और ये सब पढ़ा था। मैंने आपको पहले ही कहा है कि एकाधिकार में कीमत निर्धारण नहीं आता है, फिर भी अगर आया तो जो अपूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा, जो आपने उत्पादक आगम के सिद्धांत में पढ़ा था, वही के वही पॉइंट एज इट इज लिख देना, या सीधा सा मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण जो पढ़ा वही का वही पूरा का पूरा चित्र बनाना, पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना क्या कि जब जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होते हैं, अर्थात जिस बिंदु पर सीमांत लागत वक्र और सीमांत आगम वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिंदु पर एकाधिकार में कीमत निर्धारण हो जाता है। इसी को हम एकाधिकार में फर्म का या उत्पादक का संतुलन बोलते हैं। बस इतना लिखना है। मैंने इसको अच्छे से इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये हम आगम चैप्टर में भी समझ के आ चुके हैं, यही हम अपूर्ण प्रतियोगिता चैप्टर में भी समझ के आ चुके हैं, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरा, मैंने इसको आपको अच्छे से नहीं समझाया, उसका कारण ये भी है क्योंकि ये आईएमपी नहीं है, लेकिन आईएमपी से ज्यादा आईएमपी चीज वो ये है कि ये मैं आपको समझा चुका हूं, इसीलिए ये मैं आपको अच्छे से नहीं बताया हूं। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप अपूर्ण प्रतियोगिता में देखें, वहां समझ नहीं आया तो आप आगम चैप्टर में देखें, वहां मैंने बहुत अच्छे से जो पूर्ण प्रतियोगिता में आगम का मतलब क्या होता है वो समझाया, और अपूर्ण प्रतियोगिता में आगम का मतलब क्या होता है वो हमने बहुत अच्छे से समझा था। हमने टेबल भी बनाया था, हमने चित्र भी बनाया था, इसलिए इसको हम यहाँ पर अच्छे से नहीं समझे, है ना। मतलब मैंने आपको अच्छे से नहीं समझाया, उसका कारण ये नहीं है कि ये कम आईएमपी या पेपर में आने के चांसेस कम है, मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये नहीं समझाया। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फिर से बताने का कोई फायदा नहीं, आप वीडियो पुराना रिपीट करके इसको देख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि ये आपने कहाँ पढ़ा है, आगम चैप्टर में भी पढ़ा है, अपूर्ण प्रतियोगिता में आगम इस टॉपिक में आपने पढ़ा है, और अपूर्ण प्रतियोगिता वाले चैप्टर में भी जो आपका अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण इस टॉपिक के अंदर आप इसको पढ़ लिए हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि एकाधिकार के प्रकार क्या होते हैं या एकाधिकार क्यों उत्पन्न होता है, साथ ही साथ एकाधिकार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, ये चीज हमने कहाँ देखी, आज की क्लास में देखी। और इसी के साथ हमारा एकाधिकार एवं कीमत निर्धारण ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें आईएमपी क्या है, तो आईएमपी हमारे 3 क्वेश्चन है, एकाधिकार का अर्थ एवं लक्षण, एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता इनके साथ अंतर, और तीसरा एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण या एकाधिकार के प्रकार। ये 3 ही आईएमपी, कीमत निर्धारण इतना आईएमपी है नहीं। ठीक है, फिर भी आ जाए तो आप मन से लिख देना क्योंकि इसमें कुछ नया आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कल हमारी जो इकाई चल रही है, हमारी इकाई कौन सी चल रही, हमारी इकाई का नाम है बाजार एवं कीमत निर्धारण। इस इकाई का लास्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें आपको क्या पढ़ के आना है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता आपने चैप्टर पढ़ा है और पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है ये चैप्टर आपने पढ़ा है। तो आपको पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कल की क्लास में ये टॉपिक काम आने वाला है। तो एक चीज आपको ये पढ़नी है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो ये कि मांग चैप्टर में जाना और मांग चैप्टर में जो मांग में वृद्धि कमी होती है वो पढ़ के आना। पूर्ति चैप्टर में जाना और पूर्ति में जो वृद्धि या कमी होती है ये पढ़ के आपको आना है। यानी कल की क्लास में हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, मांग में या वृद्धि या कमी उसका वक्र कैसे आगे पीछे खिसकता है वो चीज, और पूर्ति वक्र में पूर्ति में कमी या वृद्धि उसका वक्र कैसे आगे पीछे खिसकता है। ये तीनों टॉपिक हमको कल की क्लास में काम आएंगे। अगर आपने ये तीनों टॉपिक नहीं पढ़े तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए, क्योंकि जब भी ये चीजें आएगी तो मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए तीनों चीजों को पढ़ के आना ताकि कल की क्लास हमारी आसानी से हो सके। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा पूर्ति का निर्धारण होता है, ये जो हमारी कीमत का निर्धारण होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, उसमें अगर मांग और पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो हम किस तरह से उसका डायग्राम बनाएंगे। इसलिए आपको उसका मीनिंग और डायग्राम अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सी चीजें बोली मैंने, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, मांग में वृद्धि या कमी उसका वक्र, पूर्ति में वृद्धि या कमी उसका वक्र,
ये तीनों हमारे को कल की क्लास में काम आने वाले हैं। ठीक है, कुछ नई चीजें भी जानेंगे जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगी, और 2 या 3 क्लास में हमारी अगला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और पूरी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र ही कंप्लीट हो जाएगा हमारी आने वाली 2 से 3 क्लासेस के अंदर, और उसके बाद फिर हम समष्टि अर्थशास्त्र को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।